ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो प्लीज़ हेडिंग लिखें सभी, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब पता है सबको क्या होता है? वैसे तो यूनिट का मतलब, वेरी गुड बेटा, वन आपने बिल्कुल सही बोला। वैसे यूनिट का मतलब होता है यूनिट जो किसी क्वांटिटी की यूनिट, जिसमें किसी क्वांटिटी को नापते हैं। बट ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है और मैथमेटिक्स में यूनिट का मतलब होता है वन। यूनिटी का भी मतलब क्या होता है? वन। तो ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू वन हो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ओके, तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा? कब होगा? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कितना होगा? हमेशा वन। तो ये लिख लो आप सबसे पहले, यूनिट वेक्टर मीन्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज वन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा तो वो यूनिट वेक्टर होगा। हो गया? अब हमने आपको कैसे बताया था किसी भी वेक्टर को कैसे शो करते हैं बेटा? किसी भी यहाँ पे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसे लिखना मत, वेक्टर नहीं वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं हम, कैसे शो करके दिखाते हैं? ए के ऊपर। पर अगर कोई वेक्टर ऐसा हो जिसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू कितनी हो? वन, तो ऐसे वेक्टर को ऐसे शो करके दिखाते। देखो, यूनिट वेक्टर को कैसे शो करके दिखाते हैं? वेक्टर के ऊपर एरो नहीं लगाते हैं, कैप का साइन लगाते हैं। ये कैप क्या डिनोट करता है? कि है तो ये वेक्टर, पर इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? वन। मीन्स ए कैप का जब भी मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा कितना आएगा? वन। यूनिट। यूनिट क्यों लिखा? अगर ये फोर्स का यूनिट वेक्टर है तो वन न्यूटन, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है तो वन मीटर, अगर ये वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है तो वन मीटर पर सेकेंड। बट हमें पता नहीं है ये वेक्टर का नाम क्या है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? यूनिट। ये यूनिट अलग है, वो यूनिट मैथमेटिक्स वाला यूनिट है। ठीक है, नोट करो इसको। नाउ वी हैव सम रूल्स। तो हम रूल्स बताते हैं आपको कुछ यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। आप सबसे पहले ये जितना लिखवाया है बोर्ड पे वो लिख लो पहले तो। ठीक है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? देखो बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए सबसे पहली बात। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसे देखिए, सपोज ये जो पॉइंट है ना, ओरिजिन, ये इस रूम का वो वाला कॉर्नर है, वो कोना है सबसे नीचे वाला। ठीक है, तो तब जो ये वाली एक्सिस आ रही है इधर, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। जो ये कॉर्नर से ऊपर ये लाइन जा रही है सीधी, इसको क्या बोल दिया? और जो ये कॉर्नर से बाहर आ रही है लाइन, सीधी लाइन, इसको क्या बोल दिया? जेड एक्सिस। मतलब ये वाली लाइन कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस। ये जो सीधी लाइन है ये क्या हो गई? और कॉर्नर के उधर हो गई ये। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, क्या हम किसी को भी एक्स, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड बोल सकते हैं? तो इसका एक रूल है। ठीक है, ये रूल बेसिकली वैसे बुक्स में कहीं लिखा नहीं होता, ना ही कोई टीचर इसे डिस्कस करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको पता होना चाहिए। ये हमेशा डिसाइड होते हैं राइट हैंड ग्रैब रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड ग्रैब। ठीक है, सुन लो क्या होता है। राइट हैंड सबको पता है, ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स एक्सिस की तरफ रखना है। ठीक है, फिर उनको मोड़ना है, बेंड करना है, कर्ल करना है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तब थंब परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा वो जेड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रैब रूल। फिर से बताते हैं, सबसे पहले ये थंब है ना, जो ये फिंगर्स से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। राइट हैंड से ही लगाना है, लेफ्ट से नहीं लगाना।
ठीक है, ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में रखनी है, एक्स, और बेंड किसकी डायरेक्शन में करनी है, वाई, तब थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, जेड की। ये है राइट हैंड ग्रैब रूल। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्स एक्सिस कहाँ है हमारी, ये डायग्राम इस रूम से कंपेयर करो, बताओ एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस ये वाली एक्सिस है, ये वाली है ना, तो मैंने फिंगर्स को क्या करा, एक्स की तरफ रख दिया। अब वाई एक्सिस लेकिन किधर है, ऊपर है, तो अब मैं ये फिंगर्स ऊपर की तरफ मोड़ूंगा, क्या मुड़ पाएंगी, कैसे करना होगा, हाथ मुझे ऐसे करना होगा। अब ये किस तरफ मुड़ पा रही है, किस तरफ मुड़ पा रही है, ऊपर, वाई, तब थंब किधर होना चाहिए, है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल सही है। एक एग्जांपल और देखते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसको बताओ तो बेटा, मैंने एक काम करा, इसको x लिख लिया, इसको y लिख लिया, इसको z लिख दिया। अब फिर से वही, ये ओरिजिन कहाँ पे है, रूम के उस कॉर्नर पे। x एक्सिस किधर है, x एक्सिस किधर है, रूम से कॉर्नर से बाहर। समझ में आ रहा है सबको, x एक्सिस कौन सी वाली है, ये जो बाहर लाइन आ रही। तो मैंने फिंगर्स को ऐसे रखा पहले, थंब और ये, और फिंगर्स को x एक्सिस पे रख दिया। ये x एक्सिस है जो बाहर को आ रही है, इधर है या नहीं है, ये वाली एक्सिस जो बाहर को आ रही है, ये कौन सी एक्सिस है, तो उस एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को रख दिया। अब आप मेरी तरफ फेस करके बैठे हो तो आप कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे x। y किधर है, y इस तरफ है, किस तरफ, इस तरफ, पर लेकिन मैं ऐसे फिंगर रखूं तो क्या मेरी उंगलियां इस तरफ मुड़ पाएंगी, तो हाथ कैसे बेंड करना होगा, ऐसे बेंड करना होगा, ठीक है। y एक्सिस किधर है, इधर, मोड़ दिया इधर, थंब किधर जा रहा है, ऊपर, क्या ऊपर z है, इसमें है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ये कर दूं तो x किधर है, x बाहर की तरफ, सही है, तो ये x हो गया। y किधर है, y ऊपर, तो ऐसे बेंड करा, थंब किधर जा रहा है, उधर, पर डायग्राम में z किधर है, इधर, तो ये डायग्राम गलत है। तो आप अपनी इच्छा से किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z मान लो, बट वो इस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर मैं x इसको मान लूँ और y इसको मान लूँ और z इसको मान लूँ, बताओ ये सही है या गलत है, चेक करो बेटा। सही है, x किधर है, x ऊपर, y किधर है, y बाहर, थंब किधर है, इधर, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये मतलब कैसा डायग्राम है, सही है या नहीं है, x ऊपर, y बाहर, z किधर, इधर, ये बिल्कुल सही डायग्राम है। पहली बात ये क्लियर हुई सबको। तो जब भी x y z ड्रॉ करेंगे किस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट हैंड ग्रैब। क्या इसे नोट करना है या समझ में आ गया, रहने दे, नोट करना, अच्छा नोट कर लेना, चलो चलो नोट कर लो, कर लो। मुझे लगा था आप लोगों को ये पता होगा बेटा, शायद मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपको नहीं पता होगा। नहीं, वो अलग है, वो फ्लेमिंग्स, वो अलग रूल है, वो 90 बताया था, बट वो FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, वो अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग है, हाँ वो अलग है, ये अलग है, नोट कर लो इसे। ओके, तो रूल क्या है जिसके बारे में मैंने ये तुम्हें सिखाया। पहली बात तो x y z लिखना सिखाया मैंने आपको, ठीक है, ये आपको मुझे लगा था पता होना चाहिए, बट फिर भी मैंने बता दिया, शायद ना पता हो, पहली बार सुन रहे हो। रूल क्या है, जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर x की डायरेक्शन में होगा उसको शो करेंगे आई कैप से। क्या बोला मैंने, जो भी यूनिट वेक्टर x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा उसको किससे शो करेंगे, आई कैप से। किसी बुक में इसको x कैप से भी शो किया गया है, तो आप देख लेना आपको किससे शो करना है, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो y डायरेक्शन में हो पर यूनिट हो उसको किससे शो करेंगे, हमेशा उसको शो करते हैं बेटा j कैप से। बट किसी बुक में इसको y कैप से भी शो किया गया है। किसी बुक में जो z वेक्टर है, z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किससे शो करेंगे,
के कैप से, मतलब के कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू तो 1 है पर डायरेक्शन क्या है, z। आई कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है पर डायरेक्शन क्या है, x। जे क्या है, वाई कैप क्या है, जे कैप एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू तो 1 है पर डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन। ये नोट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये ही वेक्टर में हर जगह यूज होगा। अब बार बार इसका ही हम यूज करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, बस यही चलेगा बार बार। नोट कर लो इसको। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर कोई वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस में होगा यूनिट वेक्टर, तब उसको किससे शो करेंगे, माइनस आई कैप। अगर कोई वेक्टर y में ना हो के, कोई यूनिट वेक्टर y में ना हो, माइनस y में हो, तब उसको किससे शो करेंगे। और अगर कोई यूनिट वेक्टर z में ना हो, z के अपोजिट हो, तब उसको किससे शो करेंगे। अपोजिट के लिए कैसा साइन यूज करते हैं, ये कल हमने बात करी थी। ठीक हो गया, ये तो लिखवाना नहीं है ना, ये तो क्लियर हो गया होगा। ओके यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ाया आपको, ये अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसको क्यों लिखवाया गया है आपको, ठीक है। बट उससे पहले आप एक हेडिंग डालो, पोजीशन वेक्टर। ओके नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा होगा। वेक्टर का काम क्या है, वैल्यू और डायरेक्शन दिखाना और पोजीशन। तो बताओ मुझे पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करे। क्लियर है। सपोज ये एक कोई पॉइंट है P, मैं बोलता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, स्केल का है तो ये ओरिजिन से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है। और इस लाइन की वैल्यू 21 सेंटीमीटर दिखा रहा है, इसकी लेंथ कितनी दिखा रहा है, 21 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो पोजीशन वेक्टर को किससे शो करना है हमें, आर वेक्टर से, आर वेक्टर से, क्योंकि पोजीशन है और साथ में क्या है, वेक्टर। डेफिनेशन क्या बताई आपने, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो क्या करे, विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बोल दिया हमने, अभी नाप के बताया आपको कितना है, 21 यूनिट्स नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि पोजीशन जो वेक्टर है वो तो डिस्टेंस में ही नापा जा रहा है ना। देखो डिस्टेंस है ना आपके सामने, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर या सेंटीमीटर। स्केल में क्या यूज़ की गई थी, सेंटीमीटर। तो मैंने मैग्नीट्यूड क्या लिख दिया इसका, 21 सेंटीमीटर। अगर मुझे इस वेक्टर का नाम नहीं पता होता, सिर्फ वैल्यू पता होती, तो मैं यहाँ वैल्यू लिखता और यहाँ क्या लिखता, यूनिट। लेकिन मुझे पता है कि ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशंस हमेशा डिस्टेंस में नापी जाती हैं, ओरिजिन से कितना दूर, ओरिजिन से कितना दूर। ओके, तो यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर होंगे आपको। पहला क्या, पोजीशन वेक्टर खुद ये टॉपिक क्या है। दूसरा, जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन मेज़र करेंगे तो कहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। याद रखना है बात, इनिशियल पॉइंट हमेशा कौन रहेगा, ओरिजिन। और ऐसे लाइन बनाया और ऐसे एरो बना दिया, मैं इस तरफ एरो नहीं बना सकता,
ठीक है, एरो हमेशा किस तरफ बनेगा, इस तरफ, ओरिजिन से इस तरफ, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसको मैंने बोला था, क्या बोला था, उसका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, फर्स्ट टॉपिक था पिछले चैप्टर का, पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस नापी जाएंगी, मेज़र की जाएंगी। तो यहाँ पे सारी डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करनी है, ओरिजिन। जहाँ से नापना शुरू करते हैं उसी के रिस्पेक्ट में मेज़र करते हैं। क्लियर है सबको, इसे नोट कर लो। तो पोजीशन वेक्टर को आर से दिखाएंगे। अच्छा गाइज ये देखो, एक सेकेंड, एक बात और, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल सही है ये भी, ओके। सॉरी, नोट करो इसको, आर को ओपी भी लिख देना बेटा। आर को ओपी भी लिख देना, लिख सकते हैं ओपी भी। अब हम आपको वेक्टर्स को ऐड करना सिखा रहे हैं, फिर वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना सिखाएंगे, और उसके बाद वेक्टर की असली कहानी शुरू होगी। जहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए था वेक्टर, ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए था आपको। बुक, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, जब इस टॉपिक के बाद जो मैं पढ़ाऊँ वहाँ से शुरू करना चाहिए था मुझे वेक्टर। ओके, क्या लिखा आपने, वेक्टर एडिशन लॉ। इसमें फर्स्ट सब हेडिंग डालो, कौन कौन से दो लॉ बताए थे आपको, पैरेललोग्राम लॉ लिखो बेटा, पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्ट लॉ, दोनों लॉ से सेम आंसर आता है, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, है गड़बड़ होती है मेरी स्पेलिंग, आप अपनी नोटबुक में ठीक लिख लेना। अब इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाम क्या है टॉपिक का, वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टरों को जोड़ना कैसे है, और जोड़ने का एक लॉ है, दो लॉ है। पहले का नाम क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे जोड़ना है। सपोज आपको गिवन है दो वेक्टर्स, एक तो ये रहा भाई, ये है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितना है 15 सेंटीमीटर। कुछ नाम रख लो इस वेक्टर का, क्या बोलूँ इसे, ए वेक्टर बोल दूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 15, क्लियर है ना सबको, ओके। और एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इस तरफ है, और ये है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना ये, इसको भी कुछ नाम दे दो, क्या नाम बोले इसको। और आपको इन दोनों को ऐड करना है, हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, किस लॉ से, तो इस लॉ के कुछ स्टेप्स हैं, मैं वो स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, बट वो स्टेप्स अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं पता है क्या आपको, एक रेक्टेंगल होगा पहली बात तो, बट उसके आमने सामने अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और इक्वल तो होगी तब, पैरेलल भी होंगी और आमने सामने वाली दोनों आपस में इक्वल होंगी। जरूरी नहीं है कि चारों इक्वल हों, बट आमने सामने वाली तो डेफिनेटली इक्वल होंगी, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें ये निकालना है, सपोज हमें निकालना है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमें क्या निकालना है, हमें करना है a प्लस बी कैलकुलेट करना है कितना होगा,
ओके, तो हमें वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वेक्टर को ऐड करना। कौन सा लॉ लगा के, पैरेललोग्राम, जो हमने शुरू में चैप्टर के बात की थी कि अगर कोई सच में वेक्टर है तो इस लॉ को फॉलो करेगा। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप जो पहले लिखा है उसे पहले ड्रॉ कर दो, डायरेक्शन नहीं बदलनी है, ठीक है। तो मैं कोशिश, कितना था ये 15 ना, तो ये लो 15 सेंटीमीटर लंबा ये ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल है बिना स्केल के बनाना। हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दिया, ए वेक्टर। मैं बार बार ये 15 लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, क्लियर है। पहला स्टेप जो पहले लिखा है उसे पहले ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट स्टेप, बाद में क्या लिखा है, बी। तो बी जो ए का हेड है ना, हेड, यहां से इस बी को ड्रॉ करना शुरू करो। बी कितना है, डायरेक्शन देख के है, तो मुझे डी भी चाहिए वैसे तो, पर बिना डी, अब डी है नहीं मेरे पास, तो मैं बिना डी के कर रहा हूँ। 20 बोला ना आपने, तो 30 से कितना जाएगा, 10। ये थोड़ा मुश्किल काम है या नहीं, ये बताओ। देखो ये वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया, कितना है ये ए की वैल्यू कितनी बोली आपने, 15 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, जो पहले लिखा है उसको पहले ड्रॉ कर दो, और जो बाद में लिखा है उसे बाद में। नेक्स्ट स्टेप, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो जो ए के टेल से होती हुई जाए, पैरेलल ड्रॉ करो। पैरेलल हो रहा है क्या बताओ, ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट तो नहीं होगा बट हो गया, क्लियर है सबको, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं पैरेललोग्राम लॉ बना रहा हूँ ना, तो ए और बी दोनों सेम पॉइंट से शुरू करने हैं। बी भी यहीं ड्रॉ करो भाई, कितना होगा ये, 20 ना यार, अब फिर डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। आप डी की हेल्प ले सकते हो, अब मेरे पास डी नहीं है फिलहाल। बी यहाँ ड्रॉ करना है, ए और बी सेम पॉइंट पे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब करो, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कैसे आएगी भाई, देखो हो रहा है क्या, पैरेलल हो रहा है क्या भाई, तुम बोल रहे हो रहा है तो है, कोई बात नहीं, हो गया। अब एक इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दो, हो गया। तो एक बार फिर से स्टेप रिपीट करता हूँ क्योंकि बीच में एक मिस्टेक हो गई। सबसे पहले जो पहले लिखा है उसे पहले ड्रॉ करो, जो बाद में लिखा है उसे भी फिर उसे ड्रॉ करो, दोनों को सेम पॉइंट से ड्रॉ करना, ठीक है। उसके बाद ए के पैरेलल एक लाइन खींचो जो बी के हेड से होके जाए, बी के पैरेलल एक लाइन खींचो जो ए के हेड से होके जाए, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो। ये आ गया, ठीक है। ये जो वेक्टर आएगा ये ही रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको नाम दे दो एक, क्या लिखूं इसे, आर वेक्टर। तो ए प्लस बी को जोड़ के कितना आएगा, आर वेक्टर, ऐसे जोड़ेंगे। आर की वैल्यू भी निकाल लो बेटा, वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्केल से। इसके पाइथागोरस लगेगी नहीं है, पाइथागोरस लगेगी, स्केल से ही नापोगे। तो ये 0.30 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 30.2 दिखा रहा है ये, 30.2 सेंटीमीटर। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज है आपको दिख रहा है, डायरेक्शन एज इट इज़ ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं, मुश्किल है। ओरली तो ड्रॉ कर सकते हो, ए इधर है बी इधर है तो आर इधर होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करेंगे तो ये मेथड से तब आप
आप इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, बट मेथड यही है। पैरेललोग्राम बन गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। इसको नोट कर लो बेटा। गिवन ये ए ये रहा, गिवन जो है वो ये रहे, ये गिवन है, ये कैलकुलेट करना है और ये आंसर है और ये डायग्राम है। ओके, ट्रायंगल लॉ बेटा, नेक्स्ट लॉ ट्रायंगल लॉ। सेम क्वेश्चन है, आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन यही है, एक ए दिया है, एक बी दिया है, और क्या निकालना है, ए प्लस बी या आर रिजल्टेंट। ए प्लस बी जोड़ के कितना आएगा, वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, ये बतानी है। देखो हमने डायरेक्शन बता दी नहीं बता दी किस तरफ है, और वैल्यू भी बता दी नहीं बता दी, तो वेक्टर डिफाइंड है ना। किसी वेक्टर की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेंगी, तब पता चलेगा कि हाँ तुम्हारा आंसर आया है। सेम प्रॉब्लम दोबारा करते हैं। जब ट्रायंगल लॉ लगाना है क्या करना है, जो सबसे पहले दिया है उसे सबसे पहले लिखो। कितना है ये, सीधी लाइन है, 15 है, ये लो जी, ये रहा आपका 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा ए वेक्टर। कितनी है इसकी वैल्यू, 9। बाद में क्या दिया है, बी। तो जो बाद में दिया है उसको बाद में ड्रॉ करो, ए के हेड पर ड्रॉ कर दो इस बार, जो मैं पहले मिस्टेक कर रहा था। तो कितना है भाई, बी 20 है, बट डायरेक्शन भी देख लो यार, है ऐसी एज इट इज होनी चाहिए डायरेक्शन। कितनी है डायरेक्शन, ये हो गया आपका बी वेक्टर। डायरेक्शन कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। लास्ट में क्या करना है, ए के टेल को बी के हेड से मिला दो। और ये आंसर भी लगभग कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। थोड़ा बहुत मिस्टेक आएगा, क्यों आएगा, गलती क्यों होगी मुझे इससे बताओ। क्योंकि डायरेक्शन मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी दी होगी ड्रॉ करते समय, या तो मैं डी का यूज़ करता तब एक्यूरेट आंसर आता। समझ रहे हो आप। तो एक चीज़ तो आपको पता लग चुकी होगी बेटा, ऊपर वाले डायग्राम में आर को देखो और नीचे वाले डायग्राम में आर को देखो, सेम आ रहे, सेम वैल्यू सेम डायरेक्शन। मतलब कोई सा भी लॉ लगाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लो दूसरा भी। क्या करना है, पहले ए को ड्रॉ करो, फिर बी को ड्रॉ करो, और फिर ए के टेल से बी के हेड को मिला दो, आपको आर पता चल जाएगा। बट बिना स्केल और बिना डी के एग्जैक्ट आंसर निकालना नॉट पॉसिबल। हो गया, यहाँ तक हो गया। अब ये लॉ तो हमने सीख लिया ऐड करने का, लेकिन जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, इससे क्वेश्चन करना तो कभी एग्जैक्ट आंसर आएगा नहीं। तो ये थोड़ा मतलब बढ़िया मेथड नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है इस मेथड में। डायरेक्शन तो ऑन एन एवरेज पता लगी जाएगी, बट वैल्यू निकालना तो इससे पॉसिबल नहीं है ना। कैलकुलेशनल मतलब कैलकुलेशन में एरर होगी हमेशा अगर इससे हम जोड़ते हैं तो हमने क्या किया, ऐड करने का एक नया मेथड बना लिया लॉजिक लगा के। सॉरी, क्या लॉजिक लगाया वो सिखाते हैं आपको। ठीक है, इसे हटा दूं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो। अच्छा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना भी सिखा देता मैं आपको। सुन लो, आप लिखना मत, सुन लो बस आप। है ये मैं असाइनमेंट में देना चाह रहा था आपको, बट मैं चलो पहले ही पूछ लेता हूँ आपसे। सपोज ए वेक्टर आपको ये दिया है। अब मैं एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं जस्ट आंसर लाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया। एंड बी वेक्टर इज दिस, ये आपको क्या दिया है, बी वेक्टर। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि कैलकुलेट ए माइनस बी।
क्या करोगे आप? वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का आज तक कोई रूल बना ही नहीं है, और मैंने पूछ लिया तुमसे इसे सब्ट्रैक्ट करो जी, क्या करोगे? कॉमन सेंस, दिमाग लगाना, एकदम मजाक मजाक मस्ती वाला। अरे भाई लोग, चलो एक हिंट देता हूँ, एक हिंट दूँ क्या? मैं इस इक्वेशन को, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, ठीक है बेटा, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकता? कैसे? बताओ। मतलब मैं a में से b घटा तो नहीं सकता, बिल्कुल, पर a में देखो, a में से b घटा तो नहीं सकते, हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते, बट a में माइनस b ऐड कर दें तो यही आंसर आएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमें कैसे ऐड करना है? पहले a ड्रॉ करना है, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूं बेटा, ठीक है। फिर a के हेड पे क्या ड्रॉ करना है, b या माइनस b? किधर आएगा माइनस b? एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं भाई। b इतना है तो माइनस b बिल्कुल इतना ही अपोजिट होगा, सेम वैल्यू बट अपोजिट डायरेक्शन। दोनों को ऐड कर देंगे। लास्ट में क्या करना होता है, क्या करना होता है? a के टेल को, यही क्या आएगा हमारा रिजल्टेंट। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, r, और r क्या है? r है a माइनस b। तो हमें ऐड का ही रूल पता था, सब्ट्रैक्शन का रूल कोई नहीं है, आज तक बना ही नहीं। तो हमने क्या दिमाग करना है, जब भी दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? a और b दिया है और a माइनस b निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? a में माइनस ऑफ b ऐड कर दूंगा, मतलब b का अपोजिट ऐड कर दूंगा, बात तो वही पड़ेगी। लिख लो इसको बेटा, ठीक है। ये भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही है, बट सब्ट्रैक्शन के लिए। नोट कर लो इसे। अब इंटरेस्टिंग हो गया है, और दिमाग और कान खुले रखना। किसी को नींद आ रही है तो मुंह धो के आ जाना, पर ये मिस मत करना। अब मेन पार्ट है, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी अब वेक्टर की। ओके, तो हेडिंग लिखो आप, हाउ टू राइट अ वेक्टर in the form of, how to write a vector in the form of I cap, j cap and k cap. How to write a vector in the form of I cap, j cap, k cap, ठीक है। सपोज आपको मैंने कोई एक ए वेक्टर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, आराम से सुनो, लिखने का काम तो वीडियो से भी देख के लिख लोगे। अब आराम से बैठो और समझो, मज़े से समझो कि ये है क्या। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, ये स्केल का यूज़ करता हूँ, ठीक है, और हर 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट बना देता हूँ, या एक 2 तो बहुत कम हो जाएगा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। फिलहाल जेड की एक काम करता हूँ मैं। पहली बात तो मैंने एक्सिस गलत बना दी थी, है ना, चेक करवाना चाह रहा था आपसे, पर कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं उसे। फिलहाल अभी मैं 2 एक्सिस ले रहा हूँ, 2 में समझ जाओगे तब तीसरे में आऊँगा मैं। तो ये कितने कितने सेंटीमीटर का गैप है आपके सामने ड्रॉ किया मैंने अभी, 1 1 का है ना। तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है भाई। बीच बीच के लिख लेता हूँ। एक ये 0 है, 1 2 3 4 5 है, 6 7 8 9 10 है, 11 12 13 14 15 है, ठीक है, 16 17 18 19 20 है, 21 22 23 24। ये आपको एक्यूरेसी बताने के लिए, आपको नहीं करना है ऐसे स्केल लेके ड्रॉ, ठीक है। ओके, सेम यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पे भी एक एक का गैप ले लेता हूँ भैया।
ये लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये हो गया। गिन लेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड सो ऑन। सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। सपोज एक पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है यहाँ पे है तुम्हारा 20,15 पे कोई पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे है, 20,15। आज का लास्ट टॉपिक है इसलिए ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे कुछ। तो x 20 है और y कितना है, ऐसे ही तो करते हैं ना भाई, बताओ सब, यही तो है 20, तो इस पॉइंट का नाम है P और इसका ओरिजिन का नाम क्या है O। और मैं कह रहा हूं आप यहां पर लिखो पोजीशन वेक्टर। कैसे शो करेंगे पोजीशन वेक्टर को बेटा, R वेक्टर। ये रहा हमारा क्या, ओके, ठीक हो गया। बट मैं कह रहा हूं कि इस R वेक्टर को किसकी फॉर्म में लिखो, जो कि हमारी हेडिंग है, इन द फॉर्म ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप। यही तो करना है हमें, किसी वेक्टर को I कैप, J कैप और K कैप की फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो मैंने एक वेक्टर पहले बना लिया यहाँ पे। अब इस वेक्टर को किसकी फॉर्म में दिखाना है हमें, I कैप, J कैप और K कैप। तो भाई एक बात बताओ, मैं ऐसे समझना है इसको बेटा, है लॉजिक से समझना। थ्योरम मतलब थ्योरी बताऊंगा तो ये पल्ले नहीं पड़ेगा, लॉजिक लगाना सिंपल। ये पोजीशन वेक्टर O से शुरू हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, तो मुझे O से P तक जाना है। मैं कैसे जा सकता हूँ, या तो मैं सीधे जा सकता हूँ, सीधे जाऊँगा तो कितना वेक्टर चला होगा मैंने, R वेक्टर। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले इधर चलता हूँ 20 स्टेप, 20 कदम कहाँ चलता हूँ, x में। हर एक कदम कितने का होगा, 1 का। 1 मतलब यूनिट, यूनिट मतलब x की डायरेक्शन में 1 स्टेप यानी कि I कैप। तो यहाँ से यहाँ तक मैं कितने I कैप चल चुका हूँ, 20 I कैप। कितना I कैप चल चुका हूँ, क्या मैं पहुँच गया हूँ P पे, अभी तो नहीं पहुँचा हूँ, अभी मुझे यहाँ भी तो चलना पड़ेगा भाई, तभी तो मैं यहाँ पहुँचूंगा। तो अब मुझे y डायरेक्शन में चलने पड़ेंगे, कितने कदम, और हर कदम कितनी वैल्यू का है, J कैप। कितनी वैल्यू का है, y है ऊपर लिखा हुआ, J कैप। कितने कदम चलने पड़े, तो क्या लिखूं, प्लस, और कितने चलने पड़े, 15 J कैप। और तुम में से कोई क्या कह सकता है, सर हमें इधर से नहीं जाना, हमें तो इधर से जाना है। तो आप क्या चलोगे, इधर कितने स्टेप चलोगे, भाई P पे पहुंचना है ना। एक रास्ता तो ये रहा, ये आ गया, एक रास्ता ये रहा, ये आ गया। तीसरा रास्ता क्या है, 15 J कैप चलो, फिर तो भाई ये दोनों सेम ही तो हैं, बीच में प्लस का ही तो साइन है बस। तो किसी भी वेक्टर को I कैप, J कैप की फॉर्म में कैसे लिखना है पता चल गया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, लिखना क्या है आपको नोटबुक में, यहाँ सुनो। ये x कोऑर्डिनेट है या नहीं है बताओ, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट है या नहीं है, ये y कोऑर्डिनेट है या नहीं है। मतलब अगर मुझे ऐसा कोई ग्राफ दिया है x और y, और एक वेक्टर दिया है, कोई सा भी वेक्टर, मैंने तो एग्जाम्पल में कौन सा वेक्टर लिया, पोजीशन पर कोई सा भी वेक्टर, और ये लेंथ कितनी दे रखी है x, और ये लेंथ कितनी दे रखी है y, या इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं x, y, बिल्कुल इसकी तरह। ये जो x है ये लेंथ ही तो है बेटा,
और ये जो y है ये वाली लेंथ ही तो है, तो ये लेंथ कितनी गिवन है x, और ये लेंथ कितनी गिवन है y, या फिर यहाँ लिख लो x, y। तो इस a वेक्टर को कैसे लिखूंगा मैं, x चला मैं किस डायरेक्शन में i कैप में, और y चला मैं किस डायरेक्शन में j कैप में। किसी भी वेक्टर को i कैप और j कैप की फॉर्म में ऐसे लिख के दिखाना है। अगर z में भी चलता तो यहाँ पर क्या आता z k कैप, और z की वैल्यू प्रॉब्लम बताती कितना है। समझ में आई एक एक बात, इसको नोट कर लो बेटा, ब्लैक जो लिखा है उसको नोट कर लो।